2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त हम बागपत के सिंघावली अहिर गांव में हैं, जहां हम लोगों से जानेंगे कि आखिर किस तरीके के चुनावी हालात यहां हैं। इस बार बीजेपी और राष्ट्र लोकदल के गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर यहां से राजकुमार सांगवान मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस के गठबंधन से मनोज चौधरी। देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर लोगों के किस तरीके के मुद्दे होंगे और यहाँ का आम आदमी किन मुद्दों पर इस चुनाव में वोट करने जाएगा। किसानों को लेकर के बातचीत भी हो रही थी, किसानों को समर्थन भी कर रहे थे, अचानक से चुप्पी साध ली है लोकदल वालों ने। बस ठीक है जी, मैं मान ली उन्होंने, सरकार ने मानी है कुछ बात किसानों की, और आगे भी ठीक ही होगा। हमारे 14 साहब चले गए अब इसमें भाजपा और गठबंधन में शायद इसीलिए कह रहा कुछ फायदे के लिए होगा काम, अंदर जाके काम करेंगे, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा किसानों का। गठबंधन क्यों किया, क्या बता रहे, फायदा कैसा? गठबंधन ये किया कि अभी सरकार जैसे किसानों की बातें नहीं मान रही है, तो जब अब गठबंधन हो गया है तो आपस में मिल जाएगी, तो फिर कुछ बातें वो हमारी मानेंगे। तो किसानों के फायदे के लिए ये जयंत जी ने बीजेपी से गठबंधन किया है और हम तो बीजेपी के साथ थे, तो हमें भी जब हमारे बीजेपी ने जो जयंत जी को यहाँ की कमान दी है, हमारे यहाँ से जो गठबंधन जो हुआ है उस पर 2 सीटों पे वो समझौता हुआ है, तो उन्होंने डॉक्टर सागवान जी को यहाँ से कैंडिडेट बनाया है, तो हमें तो उसके साथ देना पड़ेगा। और रही बात किसानों की, किसानों का मुद्दा तभी तो उठाएंगे जब हम भी उनके मिलकर साथ रहेंगे, तो बीजेपी में जाके फिर हम इस चीज़ को मुद्दा उठाएंगे कि किसानों का हित में सोचा जाए। और कितना अच्छा काम किया किसानों के लिए, बिजली के बिल माफ़ कर दिए, किसानों के बिजली के बिल माफ़। सहमत हैं आप इस बात से? हाँ जी, क्यों नहीं सहमत, क्या बिजली के बिल माफ़ कर दिए जी। कैसे हुए? अच्छा आप कुछ कह रहे हैं, माफ कैसे हुए? हाँ, माफ कैसे हुए, क्या शर्त रखी है इन्होंने कि पहले मीटर लगवाओ और जब बिजली माफ होंगे। तो मीटर की क्या जरूरत है ये तो बताओ। मीटर से ये तो पता करेंगे क्यों रीडिंग कितनी आ रही है। क्यों पता करो जब फ्री होगी? नहीं मतलब ये तो पता होना चाहिए कि खर्च कितना है नहीं, क्यों खर्च? अच्छा मतलब आप मीटर लगाने को आप क्या गलत मानते हैं? क्यों? जब फ्री कर दिया तो मीटर का आएगा फिर? ये बताओ, ये बताओ जी, जब बिजली फ्री कर दी तो मीटर क्यों लगा रहे हो? अच्छा महंगाई मुद्दा नहीं है क्या इस बार? महंगाई बहुत ज्यादा है, बहुत महंगाई मुद्दा जी। पेट्रोल डीजल कहाँ जा रहा, यूरिया खाद कहाँ जा रहा है, और पहले 50 किलो का था अब ये 40 किलो कर दिया कट्टा, रेट वहीं। देश तो देखो कहाँ जा लिया, देख कहाँ जा लिया, बताओ मैं कहाँ जा लिया। ऐसे रोडों पे चले जो बीजेपी ने ये रोड बनाए हैं, आपके यहाँ कितने अच्छे रोड बनाए हैं। ये दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से देहरादून जहाँ टोल नहीं लगना हम वहाँ भी टोल लगा दिया। इस हाईवे लग सके 2 घंटे में। जी हाँ, 2 घंटे सफर कितना कम कर पहले 3 में चले जावे तो वो तो लगे। अच्छा आप लोग झगड़े ही मत, मेरा झगड़ा कराने का कोई मकसद नहीं है, ना मैं झगड़ा कराने वाला हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर पूछ रहा हूँ कि क्या वाकई विकास हुआ? विकास क्यों नहीं हुआ? आप बताओ ना क्यों नहीं हुआ विकास? आपके यहाँ कितने रोड निकल गए? ये सिर्फ सराय वाली सड़क अभी देखो, चलो अभी उस पर अभी रोड गिर रही है, अभी बन रहा है। हाईवे कितने निकल गए जी? अच्छा हाईवे निकलने से किस तरीके का विकास हुआ है? देखो हाईवे निकलने से, जब हमारे जो दिल्ली नज़दीक है, मेरठ नज़दीक है, जब इससे जुड़ेंगे तो विकास होगा। सब्जी फल किसान अपने ले जाओगा कितनी जल्दी। पहले इतने गड्ढे होते थे, हॉस्पिटल में अभी मीतली में खुलने की बात आ रही है। जिला बने हुए करीब 27 साल हो गए बागपत को, दिल्ली के नज़दीक है जी। आज तक तो आप लोग को लग रहा है कि जो पिछले 10 साल के अंदर जो बीजेपी बार कह रही है कि विकास कराया, हुआ है विकास? देखो सर, एक वजह मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली देश की राजधानी है, ठीक है जी। नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद सब ये और बागपत, 4 तरफ से लगभग दिल्ली ये बड़े शहरों से घिरी हुई थी। अब आप देख लें पिछले 20-30 साल का, 40 साल का क्या रिकॉर्ड था कि फरीदाबाद डेवलप हो गया बहुत ज़्यादा, गुड़गांव बहुत ज़्यादा, नोएडा बहुत ज़्यादा। हम दिल्ली के सबसे ज़्यादा नज़दीक बागपत, मात्र 10 मिनट की दूरी, और हम सबसे ज़्यादा पीछे थे। पिछले 5-7 साल का विकास ये है कि हमारी कनेक्टिविटी दिल्ली से अच्छी हो गई,
हमारे लोग रोजगार के लिए अगर जाना है यहाँ से तो मात्र दिल्ली जाने का इस टाइम का रास्ता तकरीबन 45 से 50 मिनट। अभी मैं रोज़ दिल्ली आता जाता हूँ, इतना समय लगता है, और ये भी आने वाले 6-7 महीने में और कम हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि जब दिल्ली से कनेक्टिविटी अच्छी, हमारे बच्चे भी तो पढ़ने जाएंगे, किसी को तैयारी करनी है, यूपीएससी की करनी है, अच्छे कोचिंग सेंटर चाहिए। दिल्ली हब है, लोग बिहार, राजस्थान, पता नहीं कहाँ कहाँ से आके वहाँ तैयारी करते हैं। तो हमारे बच्चे बागपत से नहीं जा पा रहे थे वहाँ, क्यों? क्योंकि बागपत जाने में ही 3-4 घंटे का सफर, बागपत से दिल्ली का सफ़र था। ये बताइए कि अग्निवीर योजना को लेकर के आप लोग क्या कहेंगे, क्योंकि अग्निवीर को लेकर के विरोध हो रहा था। विरोध है, युवा में विरोध है पूरा इसका। और 60,000 अभी कैंसिल हुई है जी यूपी पुलिस के। 69,000 शिक्षक हैं जो रुके पड़ी है। बेरोजगार बिल्कुल तंग है, ठीक है जी। अब बेरोजगारी सरकार को अब हराएगा, युवा बेरोजगार है सब। अच्छा ये बताइए कि चलो ये बात तो मैंने मान ली, विकास के मुद्दे पर तो बीजेपी वोट मांग रही है। कौन से ऐसे समीकरण थे कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ उसे गठबंधन करना पड़ा? राष्ट्रीय लोकदल के साथ जो उन्होंने गठबंधन किया है वो उन्होंने इस वजह से नहीं किया, उन्होंने किसानों का सम्मान रखा है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है। चौधरी अजीत सिंह जो थे वो भी किसानों के मसीहा थे, और जो क्या नाम है जयंत जी हैं वो भी, और जो इनके दादा रहे यहाँ से हैं वो भी किसानों के वो रहे हैं। किसानों को सम्मान तब नहीं था जब डेढ़ साल तक बॉर्डर गिरे रहे, तो तब भी तो जब इन्होंने विरोध किया ना। हमें हर बार जगह यही चर्चा है कि केवल एक भारत रत्न देने के बाद से ही लोकदल जो है एकदम, भाजपा ने लोकदल को साध लिया। भाजपा भी तो ये जानती है ना जी, उन्होंने सम्मान तो दिया धीरे धीरे। अब इसीलिए तो जयंत जी ने उनसे गठबंधन किया है कि क्योंकि गठबंधन करके आपस में मिलजुल कर वो अपनी बातें रखेंगे तो किसानों के लिए और ज्यादा काम किया जाएगा। कि जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं वो किस तरीके से यहाँ पर कुछ बना पाएंगे या खाली वोट काटने की स्थिति में रहेंगे? जी फिलहाल तो ये अगर बनावेंगे तो जब जो जीत गए ना तो वोट तो कटनी है जी। देखो ना वोट ही कटेंगे। बार बार ये आरोप लग रहा है कि बहन जी हर जगह वही कैंडिडेट खड़े कर रही हैं जो हर तरीके से बीजेपी को फायदा पहुंचाए। जी ये तो वोटर के ऊपर भी सपोर्ट करे जी, वोटर किसको वोट दे। अच्छा आप चलिए तो ये बात करते हैं कि बागपत में क्या वाकई विकास हुआ है? नहीं देखो विकास तो जैसे जैसे अब आगे कि वो चलता रहेगा समय तो विकास होता ही चला जाएगा। कोई भी पार्टी आए जी विकास तो होना ही होना है। नहीं देखो विकास तो जो भी पार्टी अब आगे आएगी, पैसा गवर्नमेंट के पास है तो विकास होगा ही होगा जी। अच्छा बागपत अपने गुंडई और बदमाशी को लेकर भी बड़ा फेमस था। यहाँ के बड़े बड़े बदमाश निकले, उनकी वजह से कभी रंगदारी हो रही है, फैक्ट्रियाँ यहाँ खोलने वाले आते थे, खोल के चले जाते थे। तो आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या वाकई सुधार हुआ है इसके अंदर? इसके अंदर कुछ विकास नहीं हुआ है। सरकार ने सिर्फ ये करा है, जैसे अखिलेश जी ने 100 नंबर एम्बुलेंस चलाई, इन्होंने 102 कर दी, ये विकास कर रही है। अखिलेश जी ने सरकारी बदलने की राजनीति है। हाँ जी, समाजवादी अखिलेश ने सरकारी ट्यूबवेलों का, नहरों का सब पानी माफ करा था। इन्होंने क्या करा, इन्होंने बिजली का बिल माफ करने को कहते हैं, बिजली का बिल माफ नहीं कर रहे, मीटर लगाने को और कह रहे हैं। अच्छा क्या वाकई ऐसी बात है जी? मैं इनकी बात का एक छोटा सा उत्तर देना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि अखिलेश जी ने बिल माफ़ कर दिए। हमारा बागपत क्षेत्र वो है कि अखिलेश जी की सरकार में बिजली के कनेक्शन ही बंद कर दिए थे, ट्यूबवेल के। खुद मैंने ट्यूबवेल का कनेक्शन जो लिया था वो जब हमारे यहाँ राज्य में योगी जी की सरकार बनी उसके बाद कनेक्शन खुले हैं। अखिलेश जी ने तो कनेक्शन तक बंद कर दिए थे। नए जो नलकूप हैं, जो ट्यूबवेल के कनेक्शन थे वो बंद रहे उनकी सरकार में। कनेक्शन बंद थे। सिंचाई कैसे होती थी? सीमित साधन, जो पहले नलकूप थे, जो पहले ट्यूबवेल बने हुए थे यहाँ, उन पे ओवरलोड था। वही किसान थोड़ा 2 घंटा आप पानी चला लें, 2 घंटा आप चला लें, कम से कम अब कनेक्शन तो मिले, सिंचाई का साधन तो मिला हमें। बिजली की स्थिति क्या थी? 3 घंटे 4 घंटे, 3 घंटे 4 घंटे, अब कम से कम 18 घंटे हम बिजली ले रहे हैं। हमें पता है कि सरकारी अपना खेत का लाइट सुबह से रात तक आनी है और गांव की 18 घंटे लाइट है। कम से कम इतना तो है कि बिजली की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था। रोजगार को लेकर आप भले पैरोकारी कर लें बीजेपी की, लेकिन रोजगार को लेकर के बार बार ये सवाल तो खड़े हो रहे हैं कि शिक्षक भर्ती घोटाला हो, इसके बाद जो भी पेपर हो रहे हैं वो परीक्षाओं के पेपर आउट हो जा रहे हैं, इसको लेकर भी ये मुद्दे हैं यहाँ के युवाओं के बीच में। देखो जी, पेपर आउट जो हुए थे, माननीय योगी जी ने अभी निर्देश दिए कि 6 महीने के अंदर यूपी पुलिस की भर्ती दोबारा होगी, तुरंत पेपर आउट करा के।
उसके बाद में अभी हमारे चाचा जी हैं, बड़े हैं, ये कह रहे थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती नहीं हुई। मैं बता रहा हूँ कि 68,500 69,000 सब हुई, पूरी हो रही जी, बिल्कुल पूरी हुई पड़ी। और अग्निवीर की राजनाथ सिंह जी ने कल बयान था उनका, माननीय रक्षा मंत्री जी ने, उन्होंने कहा कि जो भी उनमें जो भी मतलब दिक्कत होगी उसे दूर करेंगे। और 5 साल में शुरू के जो योगी जी के जो 5 साल का कार्यकाल था उसमें सबसे ज़्यादा 5 लाख वैकेंसी भर्ती पूरी करी इन्होंने, टीचर की हो उसमें, और मतलब वे थे पुलिस थे, और भी टोटल यूपी में जितने भी क्लर्क थे, ये सारी भर्ती पूरी करी 5 साल। वोट करने जा रहे हैं, चुनाव तो बस अब आने वाले हैं। अखिलेश यादव को, मनोज यादव को, उषा मनोज चौधरी को कैंडिडेट आएगा, हाँ अखिलेश का। और आप किसे वोट करेंगे? हम डॉक्टर सागवान जी को, क्योंकि हम वैसे तो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन रालोद से पैक्ट होने के बाद हमारा जो दायित्व बनता है वो डॉक्टर राजकुमार साहब। कैंडिडेट को लेके क्या खासियत है कि मनोज चौधरी में क्या खासियत है, और मैं आपसे ही पूछूंगा कि सांगवान, डॉक्टर सांगवान में क्या ये खासियत अपनी उसका रहने वाला है जी, ये बाहर का है सागवान। है? मैं सवाल पहले भी पूछा था, बाहरी होने का तो आरोप लग रहा है डॉक्टर सांगवान पे। लेकिन उनकी जो छवि है वो इतने ईमानदार हैं, उनका जो बैकग्राउंड है वो देखो आप उठा के, वो कोई बाहुबली नहीं है, उनके पास अपार संपत्ति नहीं है, और उन्हें जो चौधरी जयंत सिंह ने जो वो दिया है, उन्हें वो सम्मान दिया है। उन्होंने 45 साल निस्वार्थ सेवा करी अपनी पार्टी की, और उस पार्टी का इनाम दिया है। उनकी पार्टी में बहुत नेता थे, बहुत टिकट मांगा, लेकिन नहीं, उन्होंने ईमानदार और अच्छा आदमी को ढूंढ कर। आप भी संबंधित हैं, आप बताइए सब कि आप किसे वोट देने जाएंगे और किन मुद्दों पे वोट करेंगे? मैं वोट जो है अखिलेश जी को करूँगा। और मुद्दा जो है, सबसे बड़ा मुद्दा है जो है, नौजवान जो है बेरोजगार है, महंगाई जो है इस कदर बढ़ी हुई है कि आम आदमी जो है अपना जीवन यापन जो है नहीं चला पा रहा जो है। लेकिन मोदी का मैजिक चल रहा है, तो इसी चक्कर में कई जगहों पर हारी हुई सीट भी भाजपा जो है वो जीत जा रही है, और उसके गठबंधन के प्रत्याशी जीत जा रहे हैं। देखो यूँ तो जो है समय हुए करे, कभी समय कांग्रेस का था, अभी समय मोदी का चल रहा। सबसे बड़ा ड्रामेबाज है, जो ड्रामेबाज बड़ा होगा वो जो है जनता तो इकट्ठी कर ही लेगा। इससे बड़ा ड्रामेबाज कोई राजनीतिक नहीं है जो है। बैलेट पेपर करवा दो चुनाव, बैलेट का ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे हैं क्या? ईवीएम पे है, बिल्कुल धांधलेबाजी है। अगर जो बैलेट पेपर डलवाओ, एक बिल्कुल नहीं होने की सरकार बनने की कथी। डॉक्टर सांगवान में क्या खास बात है जो मनोज चौधरी में नहीं है, ना बैसला में है? देखो ये डॉक्टर सांगवान जो है अच्छा लड़ाकू बच्चा है, बढ़िया, और बहुत भला ईमानदार आदमी है। और ये भारी कौन कह रहा है, इसका तो काम इसी भारी इसमें पड़ता है, लोकसभा में यही तो है इसके दौरे ही, और मेरठ तक ये सीट जा रही है इसकी, इसका तो काम पड़े है इसमें ही, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। भारी कहाँ से होगा यूँ, और अच्छा कैंडिडेट, सब कैंडिडेटों में सबसे बढ़िया कैंडिडेट है यूँ। हाँ, अब आप कुछ कहना चाह रहे थे? इनका बीजेपी का मुद्दा कोई नहीं है, एक मुद्दा इनके पास है हिंदू मुस्लिम, और कुछ मुद्दा नहीं है, भ्रष्ट है बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। लोकसभा चुनाव में खासकर बागपत की किन बातों को ध्यान में रख करके आप वोट करने जा रहे हैं? सर मेरा नाम सचिन यादव है, और लोकसभा चुनाव में जो हमारी वोट होगी वो सबसे पहले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर होगी। हम जो वोट करेंगे वो प्रधानमंत्री जी के चेहरे को देखकर करेंगे, उनके विकास कार्यों को लेकर करेंगे, जो उन्होंने देश का आज गौरव बढ़ाया है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, और वो एक वैश्विक नेता बनकर उभरे हैं। हम मोदी जी के नाम पर वोट करेंगे। सरकार है। लोकसभा बागपत के भीतर हम एक गांव में चौपाल में थे, जहां कुछ सपा के समर्थक हैं, कुछ बीजेपी के हैं, कुछ बीएसपी के हैं, लेकिन सबके अपने अलग अलग मुद्दे और बातें हैं। कोई विकास को लेकर के वोट करने जा रहा है, तो कोई सरकार के इस 10 साल में किसी भी काम को ना करने को से खफा होकर के अलग पार्टी को वोट करने जा रहा है, यानी समाजवादी पार्टी को। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं लोकेश राय, भैंसर गांव, बागपत।